वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम बेसिक मैथमेटिक्स स्टार्ट करेंगे। बेसिक मैथमेटिक्स में हमें कई चीज़ें देखनी है, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है नहीं, और आपका डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ठीक है। पर इन सबसे पहले और बेसिक मैथमेटिक्स में हम क्या देखते हैं, जो हमारे ग्राफ्स है, वेरियस टाइप ऑफ ग्राफ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के हैं, लीनियर इक्वेशंस के हैं, क्यूबिक इक्वेशंस के हैं, जो जनरली हमें यूज करने पड़ते हैं। तो सबसे पहला इसमें जो सिंपल है वो लीनियर फंक्शंस का ग्राफ है। तो हम सबसे पहले लीनियर फंक्शंस के ग्राफ को डील करेंगे। हम देखेंगे एक लीनियर फंक्शन क्या है, वो कैसे हमें एक लाइन देता है, जब हम उसे प्लॉट करते हैं उसके इक्वेशंस को उसके सॉल्यूशंस के साथ लिखते हैं, और अलग अलग सर्कमस्टेंसेस में हम देखेंगे इसका यूज कैसे करते हैं। जैसे कि मान लीजिए जो भी 11th में आने वाले बच्चे हैं, जब वो काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे तब उन्हें लीनियर फंक्शंस का यूज करके ग्राफ को प्लॉट करना पड़ेगा। जैसे कि आपको इक्वेशन पता है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ठीक है। जो बच्चे 12th में एंटर करेंगे उन्हें भी इसका यूज करना पड़ेगा। जो भी 12th पास आउट है उन्हें और पता लग रहा होगा, जैसे कि आपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स में यूज कर रखे होंगे। तो इन सब चीजों को देखेंगे, हम इनके एग्जांपल्स को देखेंगे। उससे पहले हम ले लेते हैं, आज मेरे पास पेन नहीं है, ठीक है, तो कोई नहीं, मैं हाथों से पढ़ा लूंगा। सबसे पहले एक लीनियर इक्वेशन लेते हैं, लीनियर इक्वेशन। और ये लीनियर इक्वेशन जो हम ले रहे हैं, ये लीनियर इक्वेशन को हम 2 वेरिएबल में लेंगे, ठीक है, मतलब कि x में भी और y में भी। तो इसका एक जनरल फॉर्म लिख लेता हूं मैं, ax प्लस वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। इस फॉर्म में अगर आपकी कोई भी इक्वेशन है तो वो लीनियर इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देखिए x जो वेरिएबल है हमारा, उसकी पावर कितनी है 1। यहाँ पे जो y वेरिएबल है कुछ पावर नहीं दिख रही, मतलब इसकी पावर क्या है 1, और a b c कांस्टेंट है, ठीक है। तो जब मैं अपने टाइम में था, जब सबसे पहले मैंने इसे 9th में इनकाउंटर करा था, तो मैं बड़ा कंफ्यूज हो गया जब मैंने पढ़ा कि मतलब काफी अजीब सी स्टेटमेंट लगी मुझे, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। उसमें कहा कि x और y वेरिएबल है और a b c कांस्टेंट है। मैंने कहा a b c भी तो वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि a भी कुछ वैल्यू ले सकता है, b भी कुछ वैल्यू ले सकता है, c भी कुछ वैल्यू ले सकता है, तो a b c भी वेरिएबल होने चाहिए। फिर हम इसे कांस्टेंट क्यों बोल रहे हैं? तो इसे कांस्टेंट बोल रहे हैं गिवन इक्वेशन के लिए। जब हमें एक इक्वेशन दे दी जाएगी तब उसमें जो a b c की वैल्यू होगी वो उस इक्वेशन के लिए कांस्टेंट होगी, मतलब उस इक्वेशन में बदल नहीं रही होगी। जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूं, 2x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल्स टू 0। तो इसमें आप क्या देखेंगे, 2x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल्स टू 0, ये मेरी एक लीनियर इक्वेशन है जो जनरल फॉर्म में लिखी हुई है, जिसमें a क्या होगा मेरे पास 2, b क्या होगा 3 और c क्या होगा माइनस 9। इसमें x और y बदलते रहेंगे, पर पूरे वक्त में 2, 3 और 9 ये क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। बट अगर मैं किसी दूसरे इक्वेशन को ले लेता हूं, जैसे कि मान लीजिए ये लिया मैंने माइनस 5x माइनस 3y प्लस 8 इक्वल्स टू 0। तो इसमें आप क्या देखेंगे कि माइनस 5 हमारा a है, माइनस 3 हमारा b है, और जो c है वो 8 है, ठीक है ना। तो a b c तो कांस्टेंट है, x और y बदल सकते हैं। तो ऐसे इक्वेशंस को हम क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशंस, ठीक है नहीं। तो लीनियर इक्वेशंस की क्या पहचान है, ax प्लस by प्लस c इस फॉर्म में कोई हो जिसमें x की पावर 1 हो और y की पावर भी 1 हो, वो लीनियर इक्वेशन हमारा होगा। और इसका जब हम ग्राफ बनाएंगे तो हमें एक स्ट्रेट लाइन देगा। अच्छा, इसमें a 0 हो सकता है, हाँ हो सकता है, a की वैल्यू आपकी 0 हो सकती है। जब a की वैल्यू 0 होगी, मान लीजिए a की वैल्यू 0 है, a 0 है, तब आपको इक्वेशंस किस रूप में मिलेंगी, जैसे कि 3y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। ओके, ऐसा क्यों है कि यहाँ पे a की वैल्यू 0 है, ठीक है ना। अब अगर आप देखें, क्या b की वैल्यू 0 हो सकती है? b की वैल्यू अगर 0 हो तो आपको इक्वेशंस किस रूप में देखने को मिलेगी, 7x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। ओके, ठीक है। पर क्या दोनों a भी 0 हो, ऐसा पॉसिबल है? अगर a भी 0 है, आपके a और b जो कोएफिशिएंट है x और y के, अगर ये दोनों ही 0 है तो फिर हमारे पास लीनियर इक्वेशन नहीं रह जाती है। तो हम ऐसी चीजों को नहीं लेंगे, या तो a 0 हो या फिर b 0 हो, या दोनों 0 ना हो, दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकते। इन्हें हम क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन। अच्छा, अब क्या इनका ऐसा लिखा होना ही जरूरी है? देखिए कई बार ना हमारा माइंड ग्रैस्प नहीं कर पाता है,
या सबका एक जैसा लेवल नहीं होता कॉग्निटिव लेवल कि वो सब एक जैसे, जैसे मैंने कुछ कह दिया अब उसमें कई सारी इंफॉर्मेशन है, एक तो जनरल जो लोग उसे समझेंगे, एक जो उसे थोड़ा कम समझेंगे, थोड़ा ज्यादा समझेंगे, तो कई बार लोग इसे नहीं समझ पाते हैं, तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम क्या देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैंने लिखा ऐसे 7x माइनस 3y इक्वल्स टू 8, ठीक है ना। अब मैंने लिख दिया, अब मैं पूछता हूं क्या ये लीनियर इक्वेशन है। अब कुछ तो कह देंगे हाँ ये लीनियर इक्वेशन है, जो कि है भी, और कुछ कहेंगे नहीं है। मैं पूछूंगा क्यों नहीं है, तो वो कहेंगे सर ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में नहीं लिखा हुआ, यहां तो है एक्स वाई है पर सी अलग है। तो कुछ नहीं, आप इसे इधर ले आइए। जब आप इसे इधर ले आएंगे ये -8 हो जाएगा 0। अब आ गया किस फॉर्म में, ax प्लस by प्लस सी इक्वल्स टू 0 की फॉर्म में ये आ चुका है, ठीक है नहीं। 7x माइनस 3y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। तो यहां पे इस वाले में अगर मैं आपसे पूछूं a क्या होगा, तो वो होगा डियर स्टूडेंट 7। मैं आपसे पूछता हूं b क्या होगा, तो वो होगा -3। और मैं आपसे पूछता हूं c क्या होगा। अब अगर किसी ने 8 बोला तो वो रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है 8 बोलने पे, क्यों, क्योंकि जनरल इक्वेशन में c जो है वो कब डिफाइन है, जब वो हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे हो और राइट हैंड साइड में सिर्फ 0 हो। बट आप अगर यहां देखते हैं तो क्या है, ये 8 जो है राइट हैंड साइड में है, लेफ्ट हैंड साइड में नहीं है। बट जब मैंने इसे जनरल इक्वेशन के फॉर्म में लिख दिया, अब ये 8 लेफ्ट हैंड साइड में आ चुका था और वो क्या बन चुका था, -8। तो अब यहाँ पे c जो होगा वो क्या होगा मेरे पास, -8। तो होप करता हूं आपको इतनी बातें समझ में आई हो कि लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं, उसमें क्या होता है, ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, इसे हम और देखेंगे। बट ये एक जनरल हमारा ओवरव्यू था। ऐसी इक्वेशंस को हम कहते हैं लीनियर इक्वेशंस, ठीक है नहीं। अब फिजिक्स में ये कहां यूज होती हैं, ठीक है नहीं, उसे हम देखते एग्जांपल पे। पर आपको एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ पे एक्स और वाई, ठीक है नहीं। तो x को हम कहते हैं जनरली, जिसे हम x एक्सिस पे दिखाते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन पे दिखाते हैं, उसे हम कहते हैं इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। और y जो है हमारा, जिसे हम y एक्सिस पे दिखाते हैं, वर्टिकल लाइन पे दिखाते हैं, उसे हम कहते हैं डिपेंडेंट क्वांटिटी। तो इसमें एक होती इंडिपेंडेंट और एक होती डिपेंडेंट। और हमारे पास सिर्फ 2 ही वेरिएबल होनी चाहिए, 2 से ज्यादा वेरिएबल्स नहीं होने चाहिए। अगर 2 से ज्यादा वेरिएबल्स है फिर वो हमारे लीनियर इक्वेशन नहीं होगी। मतलब 3 वेरिएबल्स में फिर प्लेन वगैरह आ जाएंगे, तो पर अभी हमें 2 वेरिएबल्स तक ही अपने आप को कंस्ट्रेन करना है, ठीक है। फिजिक्स में इसके कई जगह एग्जांपल्स यूज होते हैं, मैं आपको दिखाता हूं कैसे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, होप ले लिया होगा। जैसे कि देखिए कुछ फेमिलियर इक्वेशंस को देखते हैं हम, जो आप लोगों ने पढ़ रखी है। जैसे कि मानिए स्टूडेंट्स v इक्वल्स टू u प्लस at, ये काइनेमेटिक्स की इक्वेशन है जो आप 11th क्लास में स्टडी करेंगे और 9th क्लास में भी स्टडी करके आए होंगे, ठीक है नहीं। अब मैं पूछता हूं आप में इसमें क्या क्या चीजें बदल रही हैं। तो आपको पता है इस इक्वेशन में a क्या होता है मेरा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है नहीं। ये जो काइनेमेटिक्स की 3 इक्वेशंस है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए ही डिफाइन है। तो a क्या हो जाएगा मेरा, कांस्टेंट, ठीक है। अब u क्या है मेरे पास, u है मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी जो है वो एक पर्टिकुलर गिवन केस के लिए कांस्टेंट रहेगी। ये नहीं कि थोड़ी देर बाद मैं पूछूं शुरुआत में मेरा क्या था तो बदल जाएगा, नहीं। जैसे मान लीजिए वक्त के साथ मेरी उम्र बढ़ रही है बट मेरा डेट ऑफ बर्थ वो तो कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे जो इनिशियल वेलोसिटी वो कांस्टेंट है। तो यहाँ पे वेरिएबल्स क्या क्या है, यहाँ पे वेरिएबल्स है आपके ये वेलोसिटी, इसे बहुत सारे लोग कहते हैं फाइनल वेलोसिटी। फाइनल मतलब क्या, जब जर्नी खत्म हो गई, नहीं। फाइनल वेलोसिटी का मतलब है जिस समय मैंने देखना रोक दिया या जहां तक मुझे ऑब्जर्वेशन करना था उस समय की वेलोसिटी को मैं कहता हूं फाइनल वेलोसिटी v, ओके। और टाइम तो बदलता ही रहता है, टाइम इज द ओनली कांस्टेंट, ऐसा कुछ कहते हैं ना। मतलब यहाँ पे कांस्टेंट नहीं, टाइम बदल रहा है, ठीक है नहीं, वो तो एक मुहावरा कह दिया मैंने। तो टाइम क्या है, बदल रहा है, सॉरी मुहावरा था, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। खैर यहाँ पे टाइम बदल रहा है। तो अब जाहिर सी बात है ये जनरल फॉर्म में नहीं है। ये जनरल फॉर्म क्या होती है हमारे पास लीनियर इक्वेशन की, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, ठीक है नहीं। अब इसे मैं जनरल फॉर्म में लिखना चाहूं तो सारी चीजें एक तरफ ले आता हूं इसकी। तो देखिए मैं ले आया at प्लस u माइनस v इक्वल्स टू 0, इस फॉर्म में ले आया, ठीक है नहीं। अब देखिए इसमें x क्या होगा और y क्या होगा। x क्या होता है मेरा, इंडिपेंडेंट टर्म। तो x टाइम किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है ना। टाइम
डिपेंड नहीं करेगा, वेलोसिटी डिपेंड करेगी हमारे टाइम पे। तो आप देखेंगे तो ये किसके इक्विवेलेंट है, x के, ये किसके इक्विवेलेंट है, y के, ये किसके इक्विवेलेंट है, c के। ओके, ठीक है ना, इसके कोफिशिएंट्स हम देख सकते हैं। पर मैं बता रहा था ये वाली इक्वेशन भी आपकी क्या है, लीनियर इक्वेशन है। ओम्स लॉ आप देखते हैं, ओम्स लॉ क्या होता है, v इक्वल्स टू आई आर। तो v इक्वल्स टू आई आर की जो इक्वेशन है आपकी, v इक्वल्स टू आई आर, ये भी क्या होती है आपकी लीनियर इक्वेशंस होती हैं, ठीक है नहीं। या आप टर्मिनल वेलोसिटी, टर्मिनल वोल्टेज का फॉर्मूला देखते हैं, डेल्टा v इक्वल्स टू ई माइनस या फिर प्लस आई आर, ये भी क्या है आपकी एक लीनियर इक्वेशन है। तो लीनियर इक्वेशंस की नॉलेज का होना बहुत जरूरी है फिजिक्स में, इन जनरल होना ही चाहिए आपको, कॉमर्स में भी काम आता है। या फिर आप आइंस्टाइन की फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन देखते हैं, काइनेटिक एनर्जी मैक्स प्लस वर्क फंक्शन इक्वल्स टू एनर्जी। जो बच्चे 12th में होंगे, 12th पास आउट होंगे, उन्हें पता होगा, या 11th में भी अगर आपने केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर कर लिया होगा तो आप इसे जानते होंगे, ठीक है नहीं। तो ये सारे इक्वेशंस ही क्या है, हमारा लीनियर इक्वेशंस। इसलिए लीनियर इक्वेशंस की नॉलेज होना, उसे प्लॉट करना आना, उसके रूट्स फाइंड करना और उसके ग्राफ को इंटरप्रिटेट करना कि इसके ग्राफ से हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल सकती है, इसका आना जरूरी है, ठीक है ना। तो होप आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं, वैसे तो जरूरत नहीं है, ऐसी कुछ खास इंफॉर्मेशन नहीं है। हाँ ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो जो मैंने एक इक्वेशन लिखी थी आपके पास, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, ठीक है, इसे हम कहते हैं जनरल इक्वेशन। क्या और भी टाइप ऑफ इक्वेशंस होती है? नहीं, इक्वेशन तो एक ही टाइप की होती है पर इसके फॉर्म अलग अलग होते हैं, ठीक है नहीं। वो हमारा जनरल फॉर्म था। अब हम और दूसरे फॉर्म को भी क्या करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है ना। तो उसमें से एक फॉर्म है जिसपे हमें बहुत ज्यादा वर्क करना है और इसी से हमें सारी चीजों को समझना है, वो है हमारा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में हमारे पास जो चीजें लिखी हुई होनी चाहिए, किस रूप में होनी चाहिए, y इक्वल्स टू mx प्लस सी। ओके, मतलब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड की तरफ y होना चाहिए और y का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है। y का कोफिशिएंट जो है यहाँ पे, y का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, ठीक है ना। इस तरफ हमारे पास x के संग कोई भी चीज लगी रहेगी, कोई सा भी नंबर होगा, उसे हम एक कांस्टेंट नंबर को हम क्या कह देते हैं, m। फिर प्लस में एक वैसे ही कांस्टेंट नंबर होगा विदाउट किसी वेरिएबल के, उसे हम कह देते हैं c। अब इनके नाम है, m को मैं क्या कहता हूं डियर स्टूडेंट्स, m को कहता हूं मैं स्लोप, m को कहता हूं मैं स्लोप, और c को क्या कहता हूं, c को कहता हूं मैं y इंटरसेप्ट, ठीक है ना। y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट का मतलब क्या है, जब हम इसे प्लॉट करेंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे, तो ये y एक्सिस को कहां पे कट करेगा, ठीक है ना, उसकी इंफॉर्मेशन मुझे c से मिलती है। आया समझ में कि नहीं आपको। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये जब लीनियर इक्वेशन है तो इसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन ही आएगा, ठीक है नहीं। इसे मैं और डिटेल में बता सकता हूं कि स्ट्रेट लाइन ही क्यों आएगा, बट वो बाद की बात है। पर अभी आपको याद रखना है, इसके जो भी ग्राफ होंगे वो स्ट्रेट लाइन होंगे। अब मैं कुछ ग्राफ बनाता हूं, ठीक है नहीं, और उसे हम देखते हैं, स्टडी करते हैं। देखिए, इसे मिटा देता हूं मैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने पहला ग्राफ बनाया, जाहिर सी बात है मेरी एक्स एक्सिस है और ये क्या है, वाई एक्सिस, ठीक है ना। ये मेरा एक पहला ग्राफ है। फिर मैं दूसरा ग्राफ बनाता हूं, एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में, ठीक है। फिर मैं एक और ग्राफ बना देता हूं, मैं तीसरा ग्राफ भी बना लेता हूं, चौथा। ठीक है, तो इन ग्राफ में आप कई चीजों को देख सकते हैं। देखिए, ये सारे हमारे पास जाहिर सी बात है क्या है, लाइन से, स्ट्रेट लाइन से, मतलब इनकी इक्वेशन एक लीनियर इक्वेशन होगी, जो कि जिसका जनरल फॉर्म होगा ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, और स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होगा y इक्वल्स टू mx प्लस सी। इस वाले ग्राफ में और इस वाले ग्राफ में क्या फर्क है, तो आप कहेंगे ये लाइन का झुकाव तो एक ही तरीके का है, ठीक है नहीं,
बट ये वाई एक्सिस को नेगेटिव में काट रहा है और ये वाई एक्सिस को पॉजिटिव में काट रहा है। इन दोनों ग्राफ में भी आप क्या कह सकते हैं कि लाइन का झुकाव तो एक ही तरीके का है, बट ये वाई एक्सिस को पॉजिटिव में काट रहा है, वाई एक्सिस को नेगेटिव में काट रहा है। ठीक है, अब आप देखिए इस वाले में वाई एक्सिस पॉजिटिव में कट रहा है और इस वाले में भी वाई एक्सिस को जो ग्राफ है कहां काट रहा है, पॉजिटिव में। बट फर्क क्या है इस वाले और इसमें, झुकाव में। यहां पे लाइन ऐसे झुकी हुई है और यहां पे लाइन इस तरीके से झुकी हुई है। ये तो हमें देख के विजुअल पता लग रहा है ना कि इन दोनों में फर्क है, हालांकि दोनों ही वाई एक्सिस को कहां काट रहे हैं, पॉजिटिव में। स्टिल इन दोनों में फर्क है। अब इन दोनों में झुकाव अगर एक तरीके का है तो कैसा फर्क है कि वाई एक्सिस को अलग अलग पोजीशन पर काट रहे हैं। तो कैसा तरीके का झुकाव होता है, ठीक है नहीं, वो हमारा इस तरीके से है जैसे यहां पे है, या फिर इस तरीके से है, ठीक है ना, यही दो पॉसिबिलिटीज है। ये जो झुकाव होता है हमारा किस तरीके का होता है, ये हमें आइडिया देता है इसका स्लोप m। और y एक्सिस को ऊपर काट रहा, नीचे काट रहा, पॉजिटिव में काट रहा, नेगेटिव में काट रहा, इसका आइडिया हमें कौन देता है, c। ठीक है नहीं, तो इसलिए अगर हमने मास्टर कर लिया y इक्वल्स टू mx प्लस c में m क्या क्या डिनोट करता है उसकी इंटरप्रिटेशन क्या है, c क्या क्या डिनोट करता है उसकी इंटरप्रिटेशन क्या है, तो हम सवाल को क्विकली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, होप आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, हम आगे चलते हैं। ठीक है, तो फिर से मैं अपनी इक्वेशन को लिखता हूं दोबारा, जो कि क्या थी, y इक्वल्स टू mx प्लस c। अब देखिए अगर आपकी c की वैल्यू पॉजिटिव है, c की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, मतलब +5 +3 एनीथिंग, ओके, +2/3 इवन, c की वैल्यू पॉजिटिव है, तो y एक्सिस को पॉजिटिव अपर वाली डायरेक्शन में कट करेंगे, जो भी वैल्यू होगी वहां पे y एक्सिस को कट कर देंगे। ओके, अब अगर हमारे पास c की वैल्यू नेगेटिव है, c की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, दो ही पॉसिबिलिटी, या तो c पॉजिटिव होगा या c नेगेटिव होगा। अब फिर कहेंगे तीसरी पॉसिबिलिटी भी c जीरो से भी देख लेंगे, पर अभी के लिए दो। पॉजिटिव है तो y एक्सिस को पॉजिटिव में कट कर रहा है, और नेगेटिव है तो y एक्सिस को नेगेटिव में कट कर रहा है। ठीक है नहीं, आपको कंफ्यूजन ना हो फिर जीरो का क्या होगा, तो अभी डील कर लेता हूं। अगर जीरो है मतलब ना y एक्सिस को पॉजिटिव में कट करेगा ना y एक्सिस को नेगेटिव में कट करेगा, तो जो नंबर ना ही पॉजिटिव होता ना ही नेगेटिव होता, वो क्या होता है, जीरो। मतलब क्या होगा, वो जो हमारी स्ट्रेट लाइन होगी वो डियर स्टूडेंट्स ओरिजिन से पास हो रही होगी। ठीक है नहीं, तो c से हमें इंफॉर्मेशन क्या मिलेगी, अगर पॉजिटिव है c की वैल्यू तो उसे अपर साइड में कट करेगा कहीं पे पॉजिटिव y एक्सिस में, नेगेटिव है तो जो नेगेटिव वैल्यू होगी उसे लोअर साइड में कट करेगा नेगेटिव y एक्सिस में, और जीरो है तो वो ओरिजिन से पास होगी, y एक्सिस को कहीं पे भी कट नहीं करेगा। ठीक है ना, अब देखिए m जो है, यहां पे मैं m को ले लेता हूं। अगेन m के भी तीन केसेस होंगे, बट अभी हम दो को पे ध्यान देते हैं। m अगर हमारे पास पॉजिटिव है, ठीक है ना, और m हमारे पास अगर नेगेटिव है, तो क्या होता है, m की दो पॉसिबिलिटी हम डिस्कस करेंगे, एक अगर जब m पॉजिटिव है और एक जब m नेगेटिव है। तो देखिए बुक्स में ऐसे लिखा होता है ना, पता नहीं क्यों, कोई बात नहीं, लिखा रहने दीजिए। m अगर पॉजिटिव है तो वो लाइन जो है एक्यूट एंगल बनाएगी, वो लाइन क्या बनाएगी, एक्यूट एंगल, किससे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। बुक्स में ऐसा लिखा होता है कि अगर स्लोप हमारा पॉजिटिव है तो वो लाइन क्या बनाएगी, एक्यूट एंगल, किससे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। नहीं, नेगेटिव एक्स एक्सिस पर जाकर भी हमें नापना पड़ सकता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन से। घबराए नहीं कि आपको भी समझ नहीं आ रहा क्या क्या बोल रहे डायरेक्शन वगैरह, अभी मैं एग्जांपल लूंगा सब क्लियर हो जाएगा। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन से अगर एक्यूट एंगल बनाए तो हमारे पास जो स्लोप की वैल्यू होगी, m की वैल्यू होगी, जो x के संग लगा होगा, x वेरिएबल के संग लगा होगा m, वो पॉजिटिव होगा तो एक्यूट एंगल बनाएगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन से। किस सेंस में, एंटी क्लॉकवाइज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंटी क्लॉकवाइज। ओके, और नेगेटिव होगा तो जाहिर सी बात है इसका उल्टा हो जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगा। ठीक है नहीं, किससे, पॉजिटिव एक्सिस की डायरेक्शन से। ठीक है, और सेंस में एंटी क्लॉकवाइज। तो अभी तक तो आपको समझ में आ गया हो। ठीक है, इसके बाद में एग्जांपल दूंगा, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, नाउ एक एग्जांपल लेता हूं मैं, y इक्वल्स टू 2x प्लस 3।
तो ये हमारे पास आ गया y इक्वल्स टू 2x प्लस 3। अब मुझे इसे प्लॉट करना है, ठीक है नहीं, मैं देखना चाहता हूँ ये कैसा दिखेगा ग्राफ पे। तो सिंपली मैंने x एक्सिस ले ली और y एक्सिस, जाहिर सी बात है इसकी स्केलिंग वगैरह करेंगे हम नाप तोल के, ठीक है ना, वो बात की बात है। पर ये x एक्सिस वो सॉरी y एक्सिस को कहां पे काटेगा, इसका c की वैल्यू क्या है, ये कौन से फॉर्म में, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। यहाँ पे m क्या है डियर स्टूडेंट्स, m है आपके पास 2 पॉजिटिव 2 और c क्या है हमारे पास 3 पॉजिटिव 3। तो मतलब यहाँ पे कहीं कट रहा होगा, यहाँ मान लीजिए 3 है, तो ये लाइन यहां से कट रही होगी। अब इस लाइन के कटने की दो पॉसिबिलिटीज है, या तो किस फैशन में कट सकती है, या तो वो इस फैशन में कट सकती है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है हमारे पास, या तो वो इस फैशन में कट सकती है, ठीक है नहीं। 3 से तो ये भी कट रही है और ये भी कट रही है, तो कौन सी वाली को हमें चूज करना चाहिए, कैसी शेप होगी इसकी, ठीक है नहीं, ये किस शक्ल की होगी, ठीक है नहीं। तो हमें जानकारी मिलेगी m से, ठीक है नहीं। m की वैल्यू क्या है यहाँ पे पॉजिटिव 2, ठीक है नहीं। अब देखिए, अब जाहिर सी बात है ये हमारा क्या है पॉजिटिव है एक्स एक्सिस, इधर क्या है नेगेटिव एक्स एक्सिस। पर अगर मैं यहाँ पे ऐसे एक लाइन देखता हूं तो ये क्या है, ये किस तरफ है हमारा राइट की तरफ, मतलब ये डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। ये पॉइंट तो नेगेटिव एक्स एक्सिस पे है पर ये डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। जो मैं कह रहा था बुक में एक थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मिस होती है, वो कहते हैं कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाता है, तो जाहिर सी बात है यहाँ तो हमें एंगल देखना है, अगर तो ये तो नेगेटिव एक्स एक्सिस पे, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस नहीं होता, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन से। तो हमने राइट की तरफ क्या ले लिया पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन। ऐसे ही हम यहाँ पे जब ये एक्स एक्सिस को काट रहा है यहाँ पे, तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की हम क्या ले लेते हैं डायरेक्शन ले लेते हैं। अब यहां से आप एंटी क्लॉकवाइज चलिए, क्या चल रहा है डियर स्टूडेंट आपको एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे आप एंटी क्लॉकवाइज चले, ये एक आपने एंगल बनाया, इसे मैं कह देता हूं θ1, ओके। अब आप यहाँ पे चलिए एंटी क्लॉकवाइज, तो ये आपने एक एंगल बनाया, इसे मैं कह देता हूं θ2। तो आप मुझे बताइए कहां का एंगल एक्यूट है और कहां का एंगल ऑब्ट्यूज है। मैंने कहा था ना m क्या बताता है हमारे पास, अगर पॉजिटिव आएगा तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से वो क्या बनाना चाहिए एक्यूट एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और नेगेटिव आएगा तो क्या बनाना चाहिए ऑब्ट्यूज एंगल एंटी क्लॉकवाइज में सेंस में। तो आप देखिए यहाँ का एंगल जाहिर सी बात है, देखिए 90 कुछ ऐसा होगा, 90 से कम ही एक्यूट है। यहाँ पे अगर मैं 90 डालू तो 90 कुछ ऐसा होगा, है ना, ये 90 से ज्यादा ऑब्ट्यूज है, मतलब m तो पॉजिटिव है, तो क्या बनाना चाहिए एक्यूट एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन से। मतलब मेरे पास जो फाइनल उसकी शक्ल होनी चाहिए वो ये वाली होनी चाहिए। आया आपको समझ में, ठीक है, ये वाला। तो हम इसे ये वाला चूज करेंगे, क्यों, क्योंकि ये एक्यूट एंगल बना रहा है। तो हमने ये फाइनलाइज कर लिया एम की हेल्प से। आपको आया समझ में। अब ये कितना झुका होगा, अब देखिए यहाँ पे भी तो अलग अलग है। आप कह सकते हो कि सर सॉरी आज मेरे पास पेन नहीं है, कि ये तो फिर ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, मतलब बहुत सारे हैं ना टीम्स, सभी एक्यूट एंगल बना रहे हैं। तो वो तो फिर हम प्रिसाइज मेजरमेंट करेंगे, ठीक है नहीं, फिर हम कोई एक सा प्लॉट करेंगे। बट मैं जनरल बता रहा हूं कि शेप कैसी होगी, वो शेप ऐसी होगी। अब इनमें से कौन सा होगा वो तो हम क्या कहते हैं पॉइंट्स को निकालेंगे, यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है, बाकी इसकी शेप ऐसी होगी। जनरल एक हमें आइडिया मिल जाएगा, वो एम और सी की मदद से मिलता है। होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब मैं और कुछ एग्जांपल्स लेता हूं, पहले मैं इसे रफ करना चाहूंगा, आप इसे उतार लीजिए और स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, y इक्वल्स टू m को भी हमने पॉजिटिव लिया था, फिर से अब नेगेटिव ले लेता हूं, -3x प्लस में 5। अब इसको अगर मैं प्लॉट करना चाहूं, ये x ये y, ओके। तो ये y एक्सिस को कहीं 5 पे कट करेगा। अब बताइए नेगेटिव है तो कैसा एंगल बनाना चाहिए हमारा ऑब्ट्यूज, मतलब लाइन की शेप हमारी ऐसी होनी चाहिए, तभी कैसा एंगल बनाएगा हमारे पास ऑब्ट्यूज, ठीक है ना। अब अगर मैं एक और प्लॉट करना चाहूं, जैसे कि मान लीजिए y इक्वल्स टू नेगेटिव ही लेता हूं, -3x। अब लेकिन इसे नेगेटिव कर देता हूं मैं c को, -2। तो यहाँ पे x, यहाँ पे y, ठीक है। तो ये कहां पे कट करेगा डियर स्टूडेंट, ये कहीं -2 पे कट करेगा।
और कैसा, अब फिर देख लीजिए एक बार बना लेता हूं। ऐसा होगा तो कैसा एंगल बनाएगा हमारा, एक्यूट, तो हम लेंगे नहीं। हमें तो क्या चाहिए, ऑब्ट्यूज एंगल। क्यों चाहिए ऑब्ट्यूज एंगल हमें, क्यों, क्योंकि ये m की वैल्यू नेगेटिव है, मतलब यहां से इस तरीके से अब ये बना रहा है ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है नहीं। तो इससे हम जान लेते हैं कैसी शेप होगी, ठीक है नहीं। तो हमने देख लिया, एक और देख लेते हैं, सॉरी भूल गया मैं, ठीक है, एक और ले लेते हैं हम, ठीक है। y इक्वल्स टू पॉजिटिव m ले लेते हैं और नेगेटिव c ले लेते हैं, मतलब ये -4 पे कहीं कट रहा होगा डियर स्टूडेंट्स, है ना, -4। क्यों, क्योंकि इसका c क्या है, -4। अब यहां से ऐसी लाइन बनाना चाहिए, क्योंकि हमें क्या चाहिए, एक्यूट एंगल, क्योंकि m की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। आगे आपको समझ में, होप अब आपके पास कैसे भी इक्वेशन आए तो आप उसे एक रफ प्लॉट जरूर कर सकते हैं। एग्जैक्ट क्या क्या इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे वो भी हम निकालना सीखेंगे, पर मैं ये जानता हूं कि अब आपके पास अगर इक्वेशन आ जाए तो आप इसका रफ प्लॉट जरूर बना सकते हैं कि इस शेप में कुछ ना कुछ होगा। होप आपको ये सब क्लियर हो, ठीक है ना। तो इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं रफ करने जा रहा हूं। ओके, ठीक है, वापस से आते अपनी उस वाली बात पे जो हमने थोड़ी देर पहले करी थी। जैसे कि y इक्वल्स टू 2x प्लस 1 मान रहा हूं। दूसरी इक्वेशन लेता हूं मैं, y इक्वल्स टू 4x प्लस 1, ठीक है नी। इन दोनों को प्लॉट करते हैं हम साइड बाय साइड। xy xy, ठीक है ना। अब देखिए, आपको पता है ये भी 1 से कटेगा, पॉजिटिव 1 से, और ये भी कहां से कटेगा, पॉजिटिव 1 से, और दोनों का भी m भी पॉजिटिव है, तो दोनों एंगल भी कैसे बनाएंगे, एक्यूट। पर उनमें फर्क क्या होगा, ठीक है नहीं, वो फर्क मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूं। क्या फर्क दिख रहा है आप लोगों को इस दोनों में, इन दोनों में आप लोगों को क्या फर्क दिख रहा है, विजुअली आप क्या महसूस कर रहे हैं, ठीक है। आप देखेंगे इसका झुकाव, ये क्या हो गया, इसका झुकाव इतना है और इसका झुकाव इतना है। जैसे मान लीजिए अगर आपके घर की ये सीढ़ी तो नहीं कहेंगे, हॉस्पिटल में जो रेलिंग लगी होती है, तो ये ज्यादा खड़ी है और ये कम खड़ी है, मतलब इसका एंगल कम है। यहां पे जो एक्यूट एंगल बन रहा है और यहां पे जो एक्यूट एंगल बन रहा है, तो यहां का एक्यूट एंगल ज्यादा है और यहां का एक्यूट एंगल कम है, ठीक है ना। इसका मतलब ये जो हमारे पास m होता है, इसे हम और क्या कहते हैं, स्लोप, मतलब ये tan थीटा की वैल्यू होती है, ठीक है। अब थीटा जितना ज्यादा होगा, थीटा जितना ज्यादा होगा, पॉजिटिव में बात कर रहा हूं मैं एक्यूट के केस में, थीटा जितना ज्यादा होगा m की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। मतलब इसका m2 है और इसका m4 है, मतलब ये प्लॉट तो एक जैसी शक्ल में हो रहे हैं, ठीक है ना, इनकी शेप एक जैसी आ रही है, बट ये कम झुका हुआ होगा और ये ज्यादा झुका हुआ होगा। अब आप m को कितना ले जा सकते हो, m को बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, आप m को बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, ये इसका झुकाव हो रहा, एक वक्त के बाद आएगा ये बिल्कुल सीधा खड़ा हो जाएगा। अगर आपने m को क्या कर दिया, इंफिनिटी, ठीक है नहीं। अगर आप m को इंफिनिटी ले जाते हैं तो बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट लाइन आ जाएगी पैरेलल टू y एक्सिस, वहां पे हमारा tan थीटा डिफाइन नहीं होता है 90 डिग्री पे, ठीक है नहीं। बहरहाल आप जब भी ये थीटा 0 से लेके 90 डिग्री के बीच, इन दोनों को इंक्लूड नहीं करना, मतलब 0 से 90 के बीच जाएंगे तो थीटा लेंगे हम, तो tan थीटा हमारा पॉजिटिव ही आना है एक्यूट एंगल पे, ठीक है नहीं। और जितना ज्यादा थीटा होगा उतना ही ज्यादा tan थीटा की वैल्यू होगी, उतना ही ज्यादा हमारा m होगा। होप आपको ये सब समझ में आ गया हो, ठीक है। तो अब मैं इसे रफ करता हूं, ठीक है। अब फिजिक्स में इसका कैसे इस्तेमाल होता है, ठीक है, देखते हैं। पहले काइनेमेटिक्स से देखते हैं। v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, क्या ये y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में है, देख लेते हैं। पहली बात तो मुझे ग्राफ किस किस के बीच में बनाना, वहीं से पता लग जाएगा। तो मुझे ग्राफ बनाना होता है डियर स्टूडेंट्स टाइम और v के रिस्पेक्ट में,
मतलब जो मैंने हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे लिया है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा जैसे एक्स लेते थे, जो मैंने वर्टिकल एक्सिस पे लिया है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा जैसे कि हम वाई लेते थे। मतलब क्या है, ये काम कर रहा होगा वाई की तरह और इसके संग कोई कोफिशिएंट भी नहीं है, मतलब 1 है। ये काम कर रहा होगा हमारा एक्स की तरह, मतलब इसके संग जो लगा है वो एम है। ये काम कर रहा होगा हमारा सी की तरह। आपको उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें समझ में आ गई हो, ठीक है ना। अब मेरे पास मुझे इसका ग्राफ, अलग अलग टाइप ऑफ ग्राफ हो सकते हैं, मैं देखता हूं। एक ग्राफ डियर स्टूडेंट ऐसा दे रखा है, इस तरीके से। तो आप देखिए इस वाले ग्राफ में ये वाई एक्सिस को कहां काट रहा है, नेगेटिव में। कहां काट रहा है, नेगेटिव में। मतलब वो क्या होता है आपका वाई इंटरसेप्ट, मतलब वो सी होता है। तो इस वाले केस में, ये जो मैंने ऑरेंज वाला केस बनाया है, यहां पे u की वैल्यू नेगेटिव होगी, इनिशियल वेलोसिटी हमारी नेगेटिव होगी। और ये जो एंगल बना रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, वो क्या बना रहा है हमारे पास, एक्यूट एंगल। क्या बना रहा है, एक्यूट। तो एक्यूट एंगल बना रहा है तो पॉजिटिव होगा, मतलब स्लोप हमारा m जो कि होता है tan थीटा, और जो होता है जो हमारे x वेरिएबल के संग लगा, मतलब जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस में वेरिएबल टाइम के संग जो लगा स्लोप, मतलब टाइम के संग जो लगा, हाँ वो m होगा स्लोप। वहां पे क्या है, ये a फॉर एक्सेलरेशन, मतलब m क्या होगा मेरा, पॉजिटिव। मतलब एक्सेलरेशन जो होगा मेरा वो भी क्या होगा, पॉजिटिव। तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ से ये बता सकता हूं मैं कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव होगी और एक्सेलरेशन क्या होगा मेरा, पॉजिटिव। ठीक है ना। अब मैं दूसरा ग्राफ डिस्कस करता हूं, उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया हो। ठीक है ना, ठीक है, मैं इसे रेज करता हूं। ठीक है, वही हमारा v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, विदाउट किसी वेरिएबल के लेते। उम्मीद करता हूं आपको इसमें दिक्कत ना है, मैं एक अलग से ले लेता हूं, v इक्वल्स टू ए टी प्लस यू, इस तरीके से लिख लेता हूं देखने के लिए आपके। ठीक है, ये मेरा टाइम है, ये मेरा v है। अब ये ओरिजिन से पास कर रहा है, सॉरी, ये ओरिजिन से पास कर रहा है। ओरिजिन से पास कब करता है, ओरिजिन से पास कर रहा है मतलब ना तो वाई एक्सिस पे जो भी था हमारा v था, ना ही इसे पॉजिटिव में काट रहा है ना ही नेगेटिव में काट रहा है। मतलब यहां पे जो ये c की तरह काम कर रहा है मेरे पास, ये जो है ये c की तरह काम कर रहा है, ये क्या होगा मेरे पास, 0। ठीक है, मतलब इस वाले केस में अगर ग्राफ मेरे पास ऐसा है, v और t का वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा है, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे क्या है, 0 है। बट एक्सेलरेशन स्टिल क्या है हमारे पास, थीटा यहाँ पे पॉजिटिव लिया जाएगा। वैसे तो थीटा पॉजिटिव और नेगेटिव की बात छोड़िए, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। थीटा क्या लिया जाएगा हमारे पास यहाँ पे, एक्यूट। और एक्यूट में हमें पता है m की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव। और यहाँ पे स्लोप क्या होगा मेरा, एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव। अगर यही ग्राफ आपको इस तरीके से बना हुआ होता, किस तरीके से, वेलोसिटी टाइम, ठीक है, अगर वो इस तरीके से बना हुआ होता तो यहां पे क्या होता आपका, अगेन इनिशियल वेलोसिटी आपके पास क्या होती, 0। और यहाँ पे जो एंगल है वो आपके पास क्या होता, ऑब्ट्यूज, मतलब स्लोप क्या होता है, नेगेटिव। और यहाँ पे स्लोप मतलब m नेगेटिव होता है, और यहाँ पे स्लोप क्या है, एक्सेलरेशन। मतलब इस वाले केस में एक्सेलरेशन क्या होता आपके पास, नेगेटिव। और इनिशियल वेलोसिटी फिर से क्या होती है आपके पास, 0। होप करता हूं आपको ये सब समझ में आ गया हो। ठीक है, तो मैं इसे इरेज कर देता हूं। ओके, ठीक है। अब आपके पास ग्राफ इस तरीके से है, ये मेरा वेलोसिटी है, ये मेरे पास टाइम है। ठीक है, मतलब पैरेलल टू टाइम एक्सिस है। अब देखिए यहाँ पे जो एंगल है वो कितना है, 0। मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन से एंगल कितना बन रहा है, यहाँ पे थीटा कितना बन रहा है, 0।
अब मैंने आपको बताया था डियर स्टूडेंट, m जो होता है स्लोप वो tan थीटा भी तो होता है, तो यहाँ पे tan क्या आ जाएगा 0, और tan 0 की वैल्यू कितनी होती है 0। मतलब इस केस में स्लोप क्या होगा हमारा 0, और स्लोप क्या है इस लीनियर इक्वेशन में, स्लोप क्या है मेरा जो टाइम एक्सिस के संग लगा हुआ एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेशन क्या होगा 0, सॉरी नॉट डिग्री बट ओनली 0। और बाकी आपको ये भी पता है एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या होती है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी में जो बदलाव आता है उसे हम किससे नापते हैं, एक्सेलरेशन से। अब यहाँ पे तो वेलोसिटी मान लीजिए 5 है, तो 2 सेकंड बाद भी 5 ही है, 3 सेकंड बाद भी 5 ही है, 9 सेकंड बाद ही 5 ही है, मतलब वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही है। जब वेलोसिटी ही चेंज नहीं हो रही है और ये y एक्सिस को 5 पे काट रहा, आगे भी कंटिन्यू चल रहा, मतलब जो इनिशियल वेलोसिटी वही फाइनल वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही है, तो इसका मतलब क्या है एक्सेलरेशन 0 है। और वैसे भी हम ग्राफिकली देख सकते हैं एक्सेलरेशन हमारे पास क्या आएगा 0। तो होप करता हूं आपको लीनियर इक्वेशन के बारे में समझ में आ गया हो यहाँ तक। अब मैं थोड़े कोऑर्डिनेट्स वगैरह फाइंड करना आपको बता देता हूँ, क्योंकि अलग अलग जगह पे आपको जरूरत पड़ती है कि इसके कोऑर्डिनेट्स हम कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है ना। बट ये मैंने आपको काइनेमेटिक्स का एग्जांपल दिया, इसका यूज आपका इलेक्ट्रिसिटी में भी होगा जब आप टर्मिनल वोल्टेज को देखेंगे, ठीक है नहीं। और आपके पास जो मैंने बताया था फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशंस में भी यूज होगा, ठीक है नहीं, और भी जगहों पे यूज होता है, बट ये हमारा एक जनरल एग्जांपल है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया हो। अब मैं इसे रेज कर रहा हूँ, अब मैं मैथमेटिकली आपको बताऊंगा कि कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड करते हैं, बहुत इजी है, 5 मिनट में आ जाएगा समझ में, ठीक है। फिर उससे मैं एक एग्जांपल ले लूंगा इलेक्ट्रिसिटी का। देखिए अब जैसे कि y इक्वल्स टू मेरे पास क्या है डियर स्टूडेंट mx प्लस सी, तो एक इक्वेशन ले लेता हूं मैं, जैसे कि y इक्वल्स टू 3x प्लस 9, ओके ठीक है ना, ये मैंने ले लिया। तो अब मैं इसे प्लॉट करता हूं, तो जाहिर सी बात है ये 9 पे कहीं पे कट करेगा, 9 पे, ठीक है नहीं। और ये m क्या है इसका, m पॉजिटिव है, मतलब ये एक्यूट एंगल बनाना चाहिए इस तरीके से, ठीक है नहीं। तो ये तो कोऑर्डिनेट आ गए मेरे पास। अगर यहाँ का कोऑर्डिनेट लिखूं मैं तो x कितना होगा मेरे पास डियर स्टूडेंट 0, और y की वैल्यू क्या होगी 9। मैं निकालना चाहता हूं ये मेरे पास क्या होगा, ठीक है नहीं। तो यहाँ पे आप साफ देखिए y कितना है 0, तो यहाँ का कोऑर्डिनेट आपको अगर फाइंड करना है तो कुछ नहीं करना, y को आपको क्या पुट कर देना है 0, तो 0 पुट कर देंगे आप, तो 0 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3x प्लस में 9, मतलब माइनस 3x इक्वल्स टू 9। अब यहां से सोल्व करेंगे तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, माइनस उधर चला जाएगा, माइनस 9/3 कट के कितना आ जाएगा -3। देखिए देखिए ध्यान से, अब ये मत कहिएगा उधर जाके तो माइनस पॉजिटिव होना चाहिए, नहीं, वो ऑपरेशन का माइनस जाता है तो पॉजिटिव होगा, ठीक है नहीं। पर ये तो क्या है मल्टीप्लीकेशन का माइनस है, तो उधर जाके माइनस ही रहता है, तो ये आ जाएगा -3। मतलब यहाँ पे x की वैल्यू कितनी होगी डियर स्टूडेंट्स -3, और y की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 0। हालांकि आपने देख लिया यहाँ पे आपको m क्या दे रखा था 3, ठीक है नहीं। अब मान लीजिए आपको इक्वेशन नहीं दी, जरूरी थोड़ी हर केस में आपको इक्वेशन दे, आपको एक ग्राफ दे दिया, किसी जनरल सिनेरियो में आपको ऐसे ग्राफ दे दिया और आपको ये कोऑर्डिनेट्स पता है। अब उसमें m कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो m क्या हो सकता है एक्सेलरेशन हो सकता है। तो ये ग्राफ आपको देके पूछ दे कि एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड करो, या और अलग अलग केसेस में और अलग अलग स्लोप अलग अलग फॉर्म को ले सकते हैं, तो आपको बोल देगा उसकी वैल्यू फाइंड करो। तो अगर मेरे पास एक ग्राफ है तो मैं इससे m की वैल्यू कैसे फाइंड करूंगा, तो मैंने आपको भी बताया था क्या कि यहाँ पे जो भी एंगल होगा, पहले तो आप देखिए ये एंगल है हमारा थीटा, ये क्या है एक्यूट है ऑब्ट्यूज है, आप कहेंगे ये एक्यूट है, हाँ ये एक्यूट है, तो एक्यूट पे tan कैसी वैल्यू देगा, एक्यूट पे tan देगा पॉजिटिव वैल्यू, और tan थीटा ही क्या होता है हमारा स्लोप, मतलब इसका स्लोप क्या आना चाहिए पॉजिटिव। मतलब अगर आप आंसर लेके आ रहे हैं -3 -4 -5 या व्हाटसोएवर नेगेटिव में, तो आपके आंसर में गलती है। क्यों, क्योंकि जब यहाँ पे थीटा एक्यूट है तो स्लोप हमारा पॉजिटिव होगा और हमारा जो आंसर है वो पॉजिटिव आना चाहिए। अब वो निकालेंगे कैसे m, तो डियर स्टूडेंट्स m क्या होता है हमारे पास टेंजेंट ऑफ थीटा। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में tan थीटा कैसे निकालेंगे, ये हो जाएगा आपके पास परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस, मतलब m क्या हो गया आपके पास परपेंडिकुलर हो जाएगा 9, बेस हो जाएगा 3, ये कट पीट के कितना आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास क्या मिल गया, आपको 3 मिल गया, 3 मिल गया, मतलब आपका m क्या होगा 3, पॉजिटिव 3, और आप देख रहे हैं यहाँ पे m क्या है पॉजिटिव 3। तो उम्मीद करता हूं आपको ये सब समझ में आ गया हो, ठीक है नहीं।
चलिए मैं एक टर्मिनल वोल्टेज का केस लेके इसे क्लोज अप करना चाहूंगा, जो भी आज हमने पढ़ा है, तो मैं चाहता हूं इसे मिटा दूं, उतार लीजिए आप। ठीक है, अब देखिए 11th वालों को समझ में ना आए, बट आप 11th में है तो 10th से ही आए तो हल्का फुल्का समझ सकते हैं। एक मेरे पास रियल बैटरी है जिसे मैं सेल कहता हूं, रियल बैटरी है, तो उसका जो वोल्टेज होता है जब वो किसी से कनेक्ट ना हो तो उसके अक्रॉस जो वोल्टेज होता है उसे कहता हूं मैं उसका ईएमएफ, उसे डिनोट करता हूं मैं ई से। और उसके अंदर भी एक इंटरनल रेजिस्टेंस होगा जिसे मैं कहता हूं स्मॉल आर। ठीक है ना, 12th वाले अच्छे से समझ रहे होंगे इसे। तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है V, इसे कहता हूं मैं टर्मिनल वोल्टेज। और इसमें भी दो केस बनते हैं, एक बनता है चार्जिंग का, एक बनता है डिस्चार्जिंग का। पर मैं यह मान के चलता हूं ये कौन सा केस है, डिस्चार्जिंग का, तो यहां से करंट आ रहा होगा मेरे पास I। ओके डियर स्टूडेंट, तो यहां पे जो इक्वेशन आती है हमारे पास किरचॉफ लॉ वगैरह लगा के, V इक्वल्स टू E माइनस I, इसे कैपिटल I भी बना दूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, IR। ठीक है नहीं, और इसका ग्राफ बनाने को भी आता है। ठीक है नहीं, जो 12th में बच्चे होंगे, 12th पास आउट होंगे, उन्हें याद आ रहा होगा। ठीक है नहीं, तो देखिए V वर्सेस I का अगर मैं ग्राफ बनाऊं, V वर्सेस I का, स्ट्रेट लाइन ही बना देना, ओम्स लॉ, यहाँ पे इक्वेशन अलग है। तो ये मेरे पास कैसा काम कर रहा होगा, Y, क्योंकि ये मेरे पास वर्टिकल एक्सिस में है। और ये कैसा काम कर रहा होगा X की तरह, क्योंकि ये मेरे पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस में है, ये I। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा X, ये हो जाएगा मेरे पास C, और ये हो जाएगा मेरे पास M। ठीक है ना, अब आप खुद देखिए यहाँ पे जो मेरे पास Y इंटरसेप्ट है वो पॉजिटिव है। ठीक है ना, बट जो मेरे पास स्लोप है वो ऑटोमेटिकली ही नेगेटिव दे रखा है। मतलब इसे अगर मैं थोड़ा सा और अलग करके लिखना चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं, V इक्वल्स टू E प्लस I ब्रैकेट में माइनस R। मतलब इसका स्लोप मुझे क्या देगा, नेगेटिव R। याद रखिए R नहीं देगा, इसका स्लोप मुझे देगा नेगेटिव R। मतलब ये कहीं पॉजिटिव Y एक्सिस में कट रहा होगा, मतलब वर्टिकल एक्सिस में। और ये कैसा एंगल बना रहा होगा डियर स्टूडेंट, ये एंगल बना रहा होगा ऑब्ट्यूज। कैसा एंगल बना रहा होगा, ऑब्ट्यूज। ठीक है नहीं, अब इसका tan थीटा, ध्यान से देखिए, इसका जो tan थीटा स्लोप है वो आपको m देगा, जो कि यहां पे क्या है, नेगेटिव r है। याद रख, नेगेटिव r है, क्या है, नेगेटिव r। ठीक है, तो यहां का tan थीटा फाइंड करके आप क्या निकाल सकते हैं, नेगेटिव r। पर जनरली वो फिजिबल नहीं होता। इस तरीके से ऑब्ट्यूज एंगल में हम राइट एंगल ट्रायंगल की कंस्ट्रक्शन करके नहीं फाइंड कर सकते। तो हमें क्या दिखता है डियर स्टूडेंट, हमें दिखता है यहाँ पे अल्फा। मान लीजिए यहाँ पे एक एंगल है अल्फा, तो ये दोनों क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। अब सॉरी सप्लीमेंट्री है। ठीक है, अब मैं ट्रिग्नोमेट्री में और ज्यादा नहीं जाना चाहूंगा, बट मैं आपको बता देता हूँ यहाँ से अगर ऑब्ट्यूज से कैसी वैल्यू आ रही है आपकी, नेगेटिव, तो एक्यूट पे कैसी वैल्यू मिलेगी, पॉजिटिव, अगर दोनों सप्लीमेंट्री है। ठीक है, नहीं वैल्यू सेम रहेगी। अगर ये 2 दे रहा तो ये भी क्या देगा, सॉरी ये -2 दे रहा तो ये 2 देगा। ठीक है, नहीं तो यहां से tan अल्फा से आपको क्या मिल जाएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस R, और ये जहां पे कट कर रहा होगा वो आपको क्या देगा, E। तो उम्मीद करता हूं आपको ये सारी चीजें समझ में आई हो कि हमने लीनियर इक्वेशन को समझा, उसके कोफिशिएंट्स को समझा। ठीक है, नहीं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म को समझा, उसके ग्राफ कैसे प्लॉट करने हैं, उसके ग्राफ को हम कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं, उससे क्या क्या इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। हालांकि अभी खत्म नहीं हुआ, ये थोड़ा सा बेसिक था। ठीक है, नहीं अभी हम और चीजें देखेंगे आने वाले एपिसोड्स में। ठीक है, नहीं तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहिए।